Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वैश्विक संतुलन को हिलाने की अमेरिका और पश्चिमी देशों की सनक बहुत महंगी पड़ने वाली है। दुनिया में उपस्थिति दर्ज कराने और अमेरिकी नेटो की रेस में खुद को शामिल कर भारत पर बैन लगाने की यूरोप की जल्दबाजी उसे बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि इस बार बात भारत के आत्मसम्मान की है। खुद का सम्मान खो चुका यूरोपीय संघ अब तेवर दिखा रहा है। जिन कंपनियों से उसने अब तक तेल खरीदारी की, उन पर बैन लगा रहा है। उसे लगा भारत को इससे बड़ा नुकसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस नुकसान की कल्पना यूरोप कर रहा है, वो उसे खुद भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप भारत से जमकर तेल खरीदारी करता है। उसने भारत की एक प्राइवेट कंपनी पर यह बैन लगाया है, लेकिन अब भी देश में ऐसी कई कंपनी हैं जो सुचारू रूप से रूस से तेल खरीदती रहेंगी और इसका उपयोग करती रहेंगी। यूरोप का दोहरा चरित्र था, जिसे भारत ने भी एक्सपोज किया। यूरोप दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ है। भारत ने भी इस कदम को एक तरफा और दोहरे मापदंडों पर आधारित बताया। स्पष्ट किया कि वो अपनी ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वतंत्रता पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत के इस रुख से ये स्पष्ट है कि वो पश्चिमी देशों के राजनीतिक दबाव में आकर अपने राष्ट्रीय हितों, खासकर ऊर्जा सुरक्षा को दांव पर नहीं लगाएगा। यूरोपीय संघ ने अपने 18वें प्रतिबंध पैकेज में कुछ अहम बिंदु रखे, जिसमें रूस और भारत पर प्रभाव डालने वाले कुछ खास पॉइंट थे। रूसी कच्चे तेल के अधिकतम मूल्य सीमा को $60 से घटाकर $47.6 प्रति बैरल किया गया। रूस की शैडो फ्लीट, यानी वो जहाज जो प्रतिबंधों से बचते हुए तेल का परिवहन करते हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ साथ पहली बार भारत की एक रिफाइनरी नायरा एनर्जी को भी सीधे निशाना बनाया गया, उस पर बैन लगाया गया। अब सवाल ये कि यूरोपीय संघ के निशाने पर नायरा एनर्जी क्यों आया? नायरा एनर्जी, जिसे पहले एसआर ऑयल के नाम से जाना जाता था, गुजरात के वडिनार में स्थित है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जिसकी क्षमता 2 करोड़ टन प्रति वर्ष है। कंपनी देश भर में 6,750 से ज्यादा पेट्रोल पंप्स को ईंधन उपलब्ध कराती है। यूरोपीय संघ का आरोप है कि ये रिफाइनरी रूसी कच्चे तेल को रिफाइन कर डीजल और जेट ईंधन जैसे उत्पाद यूरोप को निर्यात कर रही है, जिससे रूस को अप्रत्यक्ष रूप से राजस्व मिलता है, यानी फायदा पहुंचता है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने कहा, हम पहली बार भारत में स्थित रोसनेफ्ट की सबसे बड़ी रिफाइनरी को निशाना बना रहे हैं, ताकि रूस की तेल आय को कम किया जा सके। वहीं भारत ने यूरोपीय संघ के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया और उसके दोहरे चरित्र को एक्सपोज कर दिया। भारत ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि वो किसी भी नियम या प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं कर रहा है। इसके अलावा भारत ने अपनी ऊर्जा नीति और व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए कहा कि ऊर्जा सुरक्षा एक मौलिक आवश्यकता है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी है। भारत ने साफ किया कि भारत सभी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कानूनों का पालन करता है और कोई अवैध व्यापार नहीं कर रहा। वहीं भारत के समर्थन में आकर रूस ने यूरोपीय संघ के इन प्रतिबंधों को अवैध करार दिया है और कहा कि वो इसका डटकर विरोध करेगा। भारत और रूस के बीच दशकों पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो केवल रक्षा या ऊर्जा तक सीमित नहीं है, बल्कि बहुआयामी है। भारत ने कई मौकों पर स्पष्ट किया है कि वो केवल संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमोदित प्रतिबंधों को ही मान्यता देता है, और यही नीति वो रूस के मामलों में भी अपनाएगा। यूरोपीय संघ खुद रूस से ऊर्जा आयात पर धीरे धीरे रोक लगा रहा है, लेकिन कई सदस्य देश अब भी रूसी गैस या तेल पर निर्भर हैं। भारत ने ये बात दोहराई है कि जब यूरोपीय देश खुद अपने लाभ के लिए अपवाद ढूंढते हैं, तो वो बाकी देशों पर कठोर मानक क्यों थोपते हैं? यूरोप अब बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। रूसी तेल पर निर्भर यूरोप भारतीय कंपनियों को नुकसान पहुंचाकर दुनिया को खोखला संदेश दे रहा है, वो भी ऐसे वक्त पर जब अमेरिका 500% टैरिफ की धमकी भारत को दे रहा है और नेटो 100% बैन की धमकी भारत को दे रहा है। ऐसे में लगता है कि नेटो, यूरोपीय संघ और अमेरिका मिलकर भारत और चीन के पीछे पड़ चुके हैं, ताकि रूस पर दबाव बढ़ाया जा सके। ऐसे में आपको क्या लगता है कि पश्चिमी देशों की घेराबंदी पर अब भारत का अगला कदम क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।